कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इम्प्रेस उन्हें किया जाता है जिन्हें अपने जाल में फंसाना हो। मुझे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसाना यूनिवर्स, तुम्हें अपनी दुनिया में लाना है, वो दुनिया जहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है। तुम्हें क्या लगता है कि एक ड्रेस से मैं तुम्हारी कीमत लगा रहा हूँ? उसकी ये बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। प्रलय अब उसके करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर ही सृष्टि एकदम से सिहर उठी। प्रलय हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं है यूनिवर्स, ये पति अपनी पत्नी को दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जब वो अपनी बीबी को पहली बार होली के रंगों में रंगे तो उसकी बीबी उसके पसंद के कपड़े पहने। उसकी बीबी के तन पर पहने हुए कपड़े भी उसके हों और उसके तन पर रंग लगने वाला भी वो पहला हो। प्रलय की बातें और सृष्टि की सांसें इस वक्त दोनों ही बेहद गहरी चल रही थी। प्रलय उससे थोड़ा अलग हुआ और बोला, होली में तुम यही साड़ी पहनकर पार्टी में आओगी और अब ये मत कहना कि तुम पार्टी में नहीं आओगी। वो पार्टी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अटेंड करूँगा और अगर तुम उस पार्टी में नहीं आई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें रंग कैसे लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें रंग तो मैं ही लगाऊंगा। फिर बेशक से मुझे बर्मा हाउस आना पड़े या फिर तुम्हें मैं राणा मेंशन लेकर जाऊं। सृष्टि उसकी धमकी सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, इन होठों को खुद बंद कर लो वरना मैंने बंद कर देना है, शायद मेरा तरीका तुम्हें पसंद ना आए। ये बोलते हुए प्रलय ने अपनी आई विंग की तो सृष्टि को एकदम से हिचकी आ गई। वो तुरंत बोली, कितने निर्लज्ज हैं आप। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, और इतना ही निर्लज्ज अब तुम्हें बनाना है। सृष्टि उसे घूरने लगी। प्रलय मुस्कुराते हुए वापस उसके करीब आया और बोला, बेशक से यूनिवर्स, अब तुम इस कंपनी की ऑनर हो, लेकिन काम अभी भी तुम्हें बहुत करना है। चुपचाप चेयर पर बैठकर अपना काम स्टार्ट कर दो, थोड़ी देर बाद मीटिंग है और आज तुम्हें मुझे असिस्ट करना है पहली बार। जैसे ही उसने कहा सृष्टि के होश उड़ गए। अभी तक उसने प्रलय को असिस्ट नहीं किया था। हालांकि वो उसके केबिन में जा रही थी और सारा काम कर रही थी, लेकिन किसी मीटिंग में उसने अभी तक प्रलय को असिस्ट नहीं किया था और अब ये सब सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। प्रलय केबिन से बाहर की तरफ चला गया और सृष्टि बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जाने के बाद वो अपनी चेयर पर बैठी और ना जाने कब तक प्रलय के बारे में सोचती रही। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चॉकलेट चोर। लेकिन अचानक ही उसने अपनी मुस्कुराहट रोकी और बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ, बिन्नी ननद है मेरी, अगर उसके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। बेशक से मिस्टर राणा मेरे बॉस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी फैमिली के साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे। नहीं, मैं ऐसा उन्हें नहीं करने दूंगी। वो विनी को गलत समझ रहे हैं, विनी गलत नहीं है। ये बोलते हुए सृष्टि के चेहरे पर हद दर्जे की मासूमियत नजर आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो अपने केबिन में आकर तुरंत लैपटॉप के सामने बैठ गया था क्योंकि उसे जानना था कि सृष्टि आखिर उसके बारे में सोच क्या रही है। उसके मुंह से बिन्नी की बातें सुनकर उसका चेहरा सर्द होने लगा था। वो हल्के गुस्से भरे लहजे में बोला, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें उन लोगों के बारे में ही क्यों सोचना है यूनिवर्स। वो लोग सिर्फ चॉकलेट चोर नहीं हैं, बल्कि जानवर हैं, जानवर। मेरा बस चलता तो एक ही झटके में उस बिनी की जान ले लेता, लेकिन प्रलय करने को बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अपने हाथों को रोक रखा है। लेकिन जिस दिन तुम पूरी तरह से इन बाहों में सिमट गई ना, उस दिन कईयों को सांस लेना इस दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली। उसके हाथों में इस वक्त एक फाइल थी। वो मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी। उसे लगा शायद प्रलय मीटिंग रूम में पहले ही जा चुका होगा, क्योंकि जिन बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग थी वो लोग वहां पर आ चुके थे। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि ये राणा इंडस्ट्रीज़ के लिए आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। क्योंकि अब राणा इंडस्ट्रीज़ प्रलय ने अपने अंडर कर ली थी, इसलिए हर कोई राणा इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करना चाहता था। सृष्टि ने मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर प्रलय को ना देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपनी फाइल टेबल पर रखी और बाकी सबको मुस्कुरा कर ग्रीट करते हुए बोली, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सबने उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा कर देखा। एक बार फिर से सबको एक्सक्यूज मी बोलकर सृष्टि वहाँ से प्रलय के केबिन की तरफ आ गई। उसने केबिन का दरवाज़ा खोला तो सामने चेयर की तरफ देखा जहाँ पर प्रलय ने चेयर घुमाई हुई थी। वो सामने विंडो ग्लास की तरफ चेयर घुमाकर बैठा था। शायद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोला, आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो फिर इस तरह से नाराज़ होने का क्या मतलब बनता है? क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको मनाऊँ? सामने से कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आजकल तुम बहुत बदल गए हो प्रलय। पहले तुम मेरे कितने नखरे उठाते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम वो प्रलय हो ही नहीं। पता नहीं आजकल तुम कहाँ गुम रहने लगे हो, या फिर ये कहूँ कि पता नहीं किसी में गुम रहने लगे हो। प्रलय उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर रहा था। वो तुरंत बोला, अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपको डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ तो? कुसुम जी खुश होते हुए बोली, तो मतलब मैं आज तुम्हारा इंतज़ार करूँ? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, यस बेबी, आज आप मेरा इंतज़ार करना। आई लव यू। ये बोलकर उसने फ़ोन पर किस किया और अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो चेहरा घुमाकर केबिन के दरवाजे की तरफ देखता, उससे पहले ही सृष्टि ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर की तरफ खड़ी हो गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय किसी और से इस तरह से बात कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज तक प्रलय ने जब जब उससे अपने प्यार का इजहार किया था, उससे वो प्यार भरी बातें की थी, तो सृष्टि को ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ सच हो। वो प्रलय की तरफ से कोई जाल या फिर कोई झूठ नहीं, बल्कि उसके दिल की बातें हैं। लेकिन अब प्रलय को वही बातें किसी और से करते हुए देखकर उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठ रही थी और उसकी आंखें नम हो गई। वो जल्दी से अपनी उंगलियों से उस नमी को साफ करते हुए बोली, मुझे मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वैसे भी मैं मिस्टर राणा की सिर्फ एम्प्लाई हूँ और मेरा उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो बेशक से किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और प्रलय बाहर आया। जब उसने सृष्टि को केबिन के दरवाजे के बाहर खड़े देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम यहाँ पर? ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया कि मुझे मीटिंग में आना था। अभी वो ये बोल ही रहा था कि सृष्टि अपना सर झुकाकर उसकी बात बीच में काट कर बोली, सब आपका मीटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं सर, हमें चलना चाहिए। ये बोलकर सृष्टि मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। हालांकि सृष्टि प्रलय से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, इसलिए उसकी इस बात पर प्रलय को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे सृष्टि में कुछ तो अलग लग रहा था। पर फिलहाल वो मीटिंग रूम में उसके पीछे आया। लेकिन मीटिंग रूम में आकर भी उसकी नज़रें सिर्फ सृष्टि पर टिकी थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी मीटिंग पर ध्यान दे रही थी सृष्टि। उसने प्रलय प्रोजेक्टर पर अपनी सारी प्रेजेंटेशन दी और फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, सर नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। उसकी आवाज़ में आई हुई मायूसी को प्रलय साफ पहचान रहा था। वो प्रोजेक्टर एक्सप्लेन करने की बजाय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मीटिंग ओवर, एवरीवन प्लीज़ लीव। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी बिजनेसमैन हैरान रह गए। सृष्टि खुद भी हैरानी भरी नज़रों से प्रलय को देख रही थी। जब कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा तो इस बार प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आप लोगों को सुनाई नहीं देता, या फिर आप लोग अब ये चाहते हैं कि मैं एक एक को इस मीटिंग हॉल से बाहर तक छोड़ कर आऊँ? जैसे ही उसने ये कहा सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। सृष्टि अकेली वहाँ पर प्रलय की तरफ देखती हुई खड़ी थी और अब प्रलय अपनी जगह से उठकर सृष्टि की तरफ आया। वो उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर बोला, क्या हुआ? किस बात को लेकर मुंह बनाया हुआ है अब तुमने? सृष्टि एकदम से चौंक गई। वो तुरंत बोली, मैं मुंह क्यों बनाऊंगी? मैंने तो कोई मुंह नहीं बनाया और मुझे मुंह बनाना आता ही नहीं। ये बोलते हुए वो अपने गालों पर अपने हाथ लगा रही थी। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी आंखें ही बता रही हैं कि कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जल्दी से बताओ क्या सोच रही हो? अब दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या चीज़ है जो मुझ पर गुस्सा दिला रही है? सृष्टि खींचते हुए बोली, आपकी हर एक बात मुझे आप पर गुस्सा दिला रही है, और गुस्सा करूं क्यों नहीं? क्यों आपने मुझे इतना परेशान किया हुआ है? अब आपने सिर्फ ये जानने के लिए कि मैंने मुंह क्यों बनाया हुआ है सब लोगों को मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट हूँ मैं, जो आपने इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी? प्रलय मुस्कुराया और बोला, ये तो कयामत ही हो गई। ज़रूरत पूछ रही है कि आखिर मेरी ज़रूरत क्या है?
खैर मुझे नहीं पता क्या बात है जो तुम्हारी आंखों में नमी है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अगर ये आंसू मुझे दोबारा दिखाई दिए तो तुम जानती हो क्या होगा। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या होगा। प्रलय उसके बिल्कुल करीब आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, प्रलय आएगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकदम से कांप उठी। उसने तुरंत प्रलय को धक्का दिया और बोली, लेकिन मुझे कोई प्रलय नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अब मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। आप प्लीज़ अपने दायरे में रहिए। आपका ये जो बार बार मुझे हाथ लगाना, मुझे कमर से पकड़ना, मुझे अपनी तरफ खींचना, ये सब आप कर रहे हैं ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इससे पहले कि मैं आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ, आप ये सब हरकतें करना बंद कर दीजिए, वरना मुझे दोष मत दीजिएगा कि मैंने आप पर फालतू का कोई ब्लेम लगाया है। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। ये बोलकर सृष्टि तुरंत वहाँ से चली गई। प्रलय हैरानी से बोला, ब्लेम, एक्शन, हरकतें, ये क्या ही बात कर दी तुमने सृष्टि। प्रलय राणा, तुम तो सच में प्रलय राणा को टक्कर देने चली हो। खैर मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा मेरे खिलाफ क्या करती हो जो मुझे प्रॉब्लम होगी। ये बोलकर प्रलय डेविल स्माइल के साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकला। ऑफिस हावर्स खत्म हो चुके थे और सृष्टि अपने केबिन में गई और अपना बैग उठाकर अपने केबिन से बाहर निकली। वो बाहर आई और उसकी नज़रें सामने डेस्क की तरफ चली गई जहाँ पर रागिनी बैठी थी। रागिनी ने भी उसकी तरफ देखा और फिर अपना सारा सामान समेटकर मुस्कुराते हुए उसके पास आई। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगा मीटिंग की वजह से शायद आज तुम्हें फिर से देरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी मीटिंग तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। रागिनी की बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर से प्रलय के बारे में सोचने लगी और एक बार फिर से उसके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोली, मुझे फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी रागिनी, प्लीज़ जल्दी से घर चलो, मैं नहीं चाहती मुझे देरी हो। रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों ऑफिस से बाहर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ आ गए। कुछ देर बाद दोनों पार्किंग एरिया में खड़ी थी और वहाँ से मेन दरवाजे की तरफ जा रही थी। तभी सृष्टि के सामने प्रलय आकर रुका। सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो नहीं चाहती थी कि रागिनी के सामने कोई भी बात हो, लेकिन जिस तरह से प्रलय उसके सामने आकर खड़ा था अब उसे डर लगने लगा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने रागिनी की तरफ देखा और बोला, जाओ यहाँ से। रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। तभी प्रलय के पीछे हार्दिक आकर खड़ा हुआ और रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। रागिनी तुरंत बोली, मैं सृष्टि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सृष्टि और मैं दोनों एक साथ ही घर जाते हैं। प्रलय उसकी तरफ देखकर तिरछी नज़रों से बोला, राणा इंडस्ट्रीज में जॉब करनी है या अभी इसी वक्त जॉब से बाहर निकाल दूं। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। हार्दिक इशारे से रागिनी को वहां से साइड जाने के लिए कह रहा था। सृष्टि समझ चुकी थी कि प्रलय नहीं मानने वाला। वो बिना रागिनी की तरफ देखे बोली, रागिनी तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप घर चली आऊँगी। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, मेरी यूनिवर्स के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी यूनिवर्स के साथ उसका ये प्रलय राणा है, उसे संभालने के लिए तुम जाओ। उसके मुंह से सृष्टि के लिए अपनी यूनिवर्स सुनना रागिनी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ सृष्टि मानव वर्मा हूँ और मुझे किसी की ना ही यूनिवर्स बनने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही किसी और के साथ कोई फालतू का रिश्ता रखने में। खैर ये सारी बातें मैं तुमसे बाद में करूँगी रागिनी, फ़िलहाल तुम घर जाओ। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो सृष्टि को यूं छोड़कर भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सृष्टि और प्रलय दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान ही आने वाला है। वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तो कौन सा एक्शन लेने की बात कर रही थी तुम यूनिवर्स, जरा बताना। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, क्यों, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। प्रलय सर्द लहजे में बोला, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। सृष्टि ने नाराज़गी भरी नज़रों से देखा और बोली, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं मिस्टर राणा। मुझे लगा शायद अब तक आप मेरे साथ जो बातें कर रहे थे, जो हरकत कर रहे थे, शायद उनकी वजह आपके दिल में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या फिर हो सकता है कि सच में आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ मैं आपको।
कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन एक बात मेरी साफ और स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए। बेशक से आपको इन फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मुझे मेरी घर गृहस्थी बहुत प्यारी है और आपकी वजह से मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए, वरना मजबूरन अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रलय एकदम शांत लेकिन कड़क आवाज़ में बोला, करो जो करना है, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकती हो। बेशक से कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा ख्याल तो मैं अपने दिमाग से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने दूर से जाने देना तो इम्पॉसिबल है। बोलकर वो जब तिरछा मुस्कुराया और उसने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया तो सृष्टि को उस पर हद दर्जे का गुस्सा आने लगा। उसने एक झटके से अपना हाथ प्रलय से छुड़ाया और बोली, खबरदार मिस्टर राणा, कितने बेशर्म हैं आप। मेरी धमकी के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि मैं यूं ही कुछ भी बोले जा रही हूँ? मैं कुछ करूँगी नहीं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर राणा। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत कर लीजिएगा। प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे ना ही किसी को कमज़ोर समझने की ज़रूरत है और ना ही किसी को कमज़ोर बनाने की ख्वाहिश। पर तुम्हारा ये गुस्सा मुझे नहीं रोक सकता यूनिवर्स। अगर तुम ज़िद्दी हो तो प्रलय राणा की जिद से तो तुम अभी तक वाकिफ भी नहीं हुई। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो फिर देख ही लेते हैं कि आज किसकी जिद जीतेगी। ये बोलकर सृष्टि वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई। हार्दिक जो प्रलय के साथ खड़ा था, उसने प्रलय के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, यार प्रलय, मुझे लगता है कि तुझे एक बार फिर से सोचना चाहिए। यार वो शादीशुदा है। मैं मानता हूँ उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब वही अपनी हेल्प करने को तैयार नहीं है तो हम भी। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने बड़े एटीट्यूड से उसकी तरफ देखा और बोला, ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके हैं, गेट आउट फ्रॉम हेयर। और अगर फिर भी यहाँ पर रहने का इतना ज़्यादा शौक़ है तो गार्ड की जॉब पर तुम्हें अपॉइंट कर सकता हूँ मैं। प्रलय की बात सुनकर हार्दिक को बुरा लग रहा था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और प्रलय की नज़र सामने दरवाजे की तरफ थी, जहाँ से सृष्टि बाहर की तरफ जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे आया तो सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे अपनी तरफ आते देख वो मन ही मन बोली, लगता है आप ऐसे नहीं समझेंगे मिस्टर राणा, मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा। अब तक मैं आपकी बातों में उलझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आपका मकसद क्या है। आप भी उन लड़कों में से हो जो लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी हूँ कि अब शायद किसी के इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं। पर आपको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर प्रलय के लिए गुस्सा नज़र आ रहा था। वो बाहर जाकर ऑटो में बैठी और ऑटो वाले को एक एड्रेस दिया। ऑटो वाले ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका तो काम था ऑटो चलाना, तो वो तुरंत सृष्टि के बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ गया। वहीं प्रलय की गाड़ी भी सृष्टि के ऑटो के पीछे पीछे थी। उसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी सर्द एक्सप्रेशन थे और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि सृष्टि का ऑटो एक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुका था। सृष्टि ने पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही पीछे की तरफ देखा तो प्रलय की गाड़ी वहां पर देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा शायद प्रलय धमकी से डर जाए और उसके पीछे पीछे ना आए। वो तो सिर्फ प्रलय को दिखाना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, जबकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब प्रलय उसके पीछे पीछे आ चुका था तो उसे मजबूरन अंदर की तरफ जाना पड़ा। कुछ कदम चलकर उसने वापस पलटकर पीछे की तरफ देखा तो प्रलय गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसने हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे और उसकी चाल में भी एक एटीट्यूड झलक रहा था। सृष्टि मन ही मन बोली, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? जो चीज़ मैं नहीं करना चाहती वही मुझे क्यों करनी पड़ रही है? अगर मैं पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट करूँगी तो कहीं मानव और मासी को पता ना चल जाए। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा करूंगी, बस एक धमकी दिलवाऊंगी और फिर तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते हुए वो अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगी। उसने एक बार फिर से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो प्रलय अब उसके काफ़ी करीब आ चुका था। वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई। अंदर आते ही उसने देखा कि सामने एक टेबल है जहाँ पर एक इंस्पेक्टर बैठे हैं और अपनी फाइल में कुछ देख रहे हैं। सृष्टि उनके सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, मुझे मुझे एक रिपोर्ट करवानी है।
इंस्पेक्टर ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोले, किसके खिलाफ? सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, वो मिस्टर प्रलय राणा। ये बोलते हुए उसका खुद का गला सूख रहा था। इंस्पेक्टर ने जब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, किस केस में? सृष्टि अब और भी ज़्यादा हिचकिचाने लगी, लेकिन जब एक बार फिर से उसने दरवाजे से अंदर आते हुए प्रलय को देखा तो तुरंत बोली, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती मेरे करीब आ रहे हैं। और इंस्पेक्टर हैरानी से बोला, और तभी प्रलय वहां पर आया और टेबल पर अपना हाथ रखकर इंस्पेक्टर की तरफ सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, और क्या जानना है आपको इंस्पेक्टर? मेरे हिसाब से तो इतना तो काफ़ी होगा रिपोर्ट करने के लिए। जल्दी से करो रिपोर्ट। प्रलय को अपने सामने देखकर इंस्पेक्टर की सांसें हलक में अटकने लगी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर झलक रहा डर सृष्टि को भी दिखाई दे रहा था और सृष्टि खुद भी डर से काँप रही थी। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही प्रलय बोला, हो गई ना रिपोर्ट, अब तुम जाओ, बाकी इंस्पेक्टर को जो मेरे साथ करना होगा कर लेंगे। सृष्टि इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवानी, मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जा रही हो यहाँ से या फिर? उसके टेबल पर हाथ मारते ही सृष्टि डर से कांप गई और तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते आते उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अब अपने पीछे प्रलय को ना आते देख भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वो तुरंत ऑटो में बैठकर वर्मा निवास के लिए निकल गई। उसने ऑटो का पीछा एक गाड़ी कर रही थी जिसका काम सृष्टि को सेफली घर पहुंचाना था। सृष्टि घर पर आई और आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई। हॉल में बैठी हुई संतोष जी और विनी ने जब उसे इस तरह कमरे में जाते हुए देखा तो हैरान रह गई। आते ही पहले सृष्टि उनके पैर छूती थी और उन्हें चाय बनाकर देती थी, लेकिन यहाँ तो उसने संतोष जी की तरफ देखा तक नहीं। सृष्टि ने पुलिस स्टेशन जाकर प्रलय के बारे में वो सब बोल तो दिया, लेकिन अब डर से उसकी जान निकले जा रही थी। रूम में अंदर आते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने चेहरे से अपना पसीना साफ करते हुए वापस कमरे की तरफ घूमी तो उसकी नज़रें सामने सोफे पर बैठे हुए प्रलय पर गई। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं उसे घर पहुंचने में देरी ना हो जाए, इसलिए उसने आटे वालों को ना जाने कम से कम कितनी बार कहा था कि जल्दी से चलो, और ऑटो वाला भी उसे बहुत ज़्यादा स्पीड में घर लेकर आया था। लेकिन प्रलय, वो तो सच में कोई प्रलय बनकर ही वर्मा हाउस पहुंच चुका था। सृष्टि के एक्सप्रेशन देखकर प्रलय के चेहरे पर हल्के से डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वो सोफे पर ऐसे ही बैठा था जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। सृष्टि तुरंत अंदर की तरफ आई और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था ना, आप यहाँ कैसे आ गए? सृष्टि के सवाल सुनकर चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए ही प्रलय उस सोफे से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तभी बाहर से विन्नी ने दरवाज़ा खटखटाया। भाभी, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर माँ आपका कब से इंतज़ार कर रही हैं कि आप आएंगी तो उन्हें चाय बनाकर पिलाएंगी, लेकिन आप तो खुद को कहीं की रानी समझकर सीधा कमरे में जाकर आराम फरमाने लगी। दरवाज़ा खोलिए। विनी की आवाज़ सुनकर सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हो, जहाँ से निकलना अब उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। उसका चेहरा पसीने से भरने लगा। उसने वापस पलटकर प्रलय की तरफ देखा और बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? मैंने कहा था ना आपको कि अगर आपने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने आपकी रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन आप तो वापस यहाँ पर आ गए। कितने घटिया इंसान हैं आप। और उन इंस्पेक्टर ने आपको छोड़ भी दिया। आप पैसे वाले लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसे अपनी सर्द नज़रों से देखने लगा। हालांकि सृष्टि को उसकी सर्द नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसे प्रलय के गुस्से से डर नहीं लग रहा था, बल्कि विन्नी और संतोष जी से डर लग रहा था, क्योंकि अब ना सिर्फ विन्नी बल्कि संतोष जी भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। वो लगातार दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी विन्नी से इंतज़ार करवाए? दरवाज़ा खोल वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संतोष जी की धमकी सुनकर प्रलय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसका गुस्सा सृष्टि पर टिका हुआ था।
सृष्टि गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही पावरफुल क्यों ना हो मिस्टर प्रलय राणा, लेकिन आपकी ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं चल सकती। बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ मैं आपको कि आपके इरादे क्या हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने सृष्टि की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे अपने साथ लगभग से धकेलते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। एक तरफ उसकी पीठ दरवाजे से लगी हुई थी और दूसरी तरफ बाहर से दरवाजा संतोष जी और बिन्नी जी अब खटखटा ही नहीं रहे थे, बल्कि लगभग से तोड़ने पर ही आ गए थे। प्रलय उसे सर्द नज़रों से देखते हुए बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे के करीब आकर धीमे से बोला, एक पल नहीं लगेगा मुझे ये दरवाज़ा खोलने में और तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने में। तुम ज़बरदस्ती की बात करती हो, तुम जान हो मेरी, और हर इंसान को सबसे ज़्यादा कीमती अपनी जान ही होती है, और इस जान के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। और रही बात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की, तो प्रलय राणा को हथकड़ी लगा सके ऐसी तो ना ही कोई पुलिस चौकी है और ना ही आज तक ऐसी कोई हथकड़ी बनी। अब तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। सृष्टि की होठ फड़फड़ा रहे थे। भले ही प्रलय धीमे धीमे बोल रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा था। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैम मैं सब बता दूंगी आपको, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल यहाँ से चले जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी आपसे, लेकिन प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाइए। ये बोलते हुए जब सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई तो प्रलय की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। उसने जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारा। सृष्टि एकदम से कांप उठी। संतोष जी और बिन्नी बाहर से दरवाजे तोड़ने को हो रही थी तो अंदर प्रलय का गुस्सा भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। प्रलय ने अपना हाथ पीछे की तरफ किया तो सृष्टि की नज़रें उसके हाथ पर गई। पता नहीं प्रलय को दरवाजे पर क्या लगा जो उसके हाथ से खून बहने लगा। उसके हाथ से बहता हुआ खून देखकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत प्रलय के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, खून खून आ रहा है आपके हाथ से, क्या करूं अब। बाहर वो दोनों और अंदर आपका हाथ, मेडिकल मेडिकल बॉक्स। ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और दरवाजे से हटकर सामने बने हुए कपबोर्ड की तरफ बढ़ गए। उसने कपबोर्ड को खोला और अपने कांपते हुए हाथों से वहां पर मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगी। जैसे ही उसे मेडिकल बॉक्स मिला वो उसे लेकर दरवाजे की तरफ घूमी, लेकिन उसकी आंखें एक बार फिर से हैरत में फैल गईं, क्योंकि वहां पर अब प्रलय नहीं था। प्रलय को गायब देखकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वो तुरंत दरवाजे के पास आई और अच्छे से चेक किया तो देखा कि दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद है, लेकिन अब बाहर संतोष जी और विनी दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे थे। उसने तुरंत बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी पर लगा हुआ पर्दा हल्का सा लहरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय जो अपनी गाड़ी में बैठा था इस वक्त गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने जिस हाथ से खून बह रहा था उसी हाथ को वापस स्टीयरिंग पर मारा और गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए बोला, यही चीज़ मुझे कमज़ोर करती है, यही तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे रोक देते हैं। ना मैं तुम पर अपना गुस्सा उतार पाता हूँ और ना ही उन पर जिन्हें मैं इस गुस्से की आग में जला देना चाहता हूँ। इतना तो कन्फर्म हो गया है कि कुछ तो ऐसा है जो तुमने आज वो हरकत की, लेकिन अब वो हरकत मैं तुमसे नहीं पूछूंगा बल्कि तुम खुद मुझे बताओगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बर्मा हाउस के अंदर सृष्टि पहले तो एक पल बेड पर बैठी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय वहाँ से जा चुका है। डर के मारे वो इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि उसका अभी तक दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय ऐसे चला कैसे गया, जबकि प्रलय तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन फिलहाल वो लंबी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स कर रही थी कि तभी वो अचानक से एक बार फिर से कांप उठी। संतोष जी ने इस बार दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजाया। वो तुरंत बेड से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सामने संतोष जी गुस्से से उसे घूरने लगे। उन्होंने अपनी कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे और उनकी जलती हुई नज़र सृष्टि पर थी। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही उन्होंने सृष्टि को पीछे से बालों से पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। सृष्टि दर्द से चिल्ला उठी। बिन्नी वहीं हाल में खड़ी थी और चेहरे पर स्माइल लिए सृष्टि की तरफ देख रही थी। संतोष जी ने एक झटके से सृष्टि को छोड़ा तो सृष्टि लड़खड़ा कर सीधा जमीन पर गिरी। संतोष जी उसे गुस्से से देखते हुए बोली,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस तरह की हरकत करे। बहुत अच्छी तरह से जानती है तू कि तेरी इस घर में क्या औकात है। एक काम वाली बाई से ज़्यादा की औकात नहीं है तेरी। और तू खुद को महारानी समझकर कमरे में आराम कर रही थी। वहाँ मैं बाहर बैठी चाय का इंतज़ार कर रही हूँ और तू अंदर आराम फरमा रही थी। सृष्टि ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरी तबीयत खराब थी, मुझे वॉशरूम जाना था, तो बस इसलिए। विनी तुरंत बोली, अगर वॉशरूम जाना था तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी। दरवाज़ा तो ऐसे बंद किया जैसे पता नहीं ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो हम तुमसे छीन लेंगे। कहीं कल तुम्हारे जिस बॉस ने तुम्हें चॉकलेट दी थी आज उसने कुछ और तो नहीं दे दिया तुम्हें। विन्नी की बात सुनकर संतोष जी की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं सृष्टि का दिल भी कांपने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं संतोष जी और विन्नी उसके कमरे में ना चले जाएं और कहीं एक बार फिर से प्रलय वहां पर ना आ जाए। संतोष जी कुछ सोचते हुए बोले, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो विनी, ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रही है। इसके लक्षण ही बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ ये ज़रूर कर रही है। जब से मेरा बेटा गया है तब से इसके पर निकल आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये बाहर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अपनी हरकतें हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। सृष्टि ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप तो जानती हैं मैं मानो से कितना प्यार करती हूँ और मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती तक नहीं हूँ। आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। संतोष जी गुस्से से बोले, अब तो ये तेरा कमरा ही बताएगा। ये बोलकर वो तुरंत सृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर अपने पैर रखा उसकी नज़र सामने खून की बूंदों पर गई जो दरवाजे से लेकर बालकनी की तरफ जा रही थी। संतोष जी की आंखें बड़ी हो गई। वो वापस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुझे चोट कहाँ लगी है। सृष्टि जो उनकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाई वो तुरंत बोली, कहीं कहीं भी नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। संतोष जी की भवें तन गई। वो वापस सृष्टि के पास आई। सृष्टि अभी भी नीचे ज़मीन पर ही गिरी हुई थी। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। बिन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। संतोष जी उसे घसीटते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक लेकर आई और बोली, तो ये क्या है, किसका खून है, ये कौन आया था यहाँ पर। सृष्टि की आंखें भी बड़ी हो गई। वो एक तरफ दर्द से करा रही थी तो दूसरी तरफ डर के मारे उसकी जान निकले जा रही थी। इस वक्त वो अपने पीरियड्स पर थी और संतोष जी जिस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रही थी उसकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई तो उसे अचानक दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपने पैर की तरफ देखा तो वहाँ उसके अंगूठे पर उसे चोट लगी थी। वो हैरान थी लेकिन उसे खुद पता नहीं चला था कि जब संतोष जी ने उसे ज़मीन पर धक्का दिया तो उसका पैर टेबल से लगा था और टेबल पर पैर लगने की वजह से ही उसे खून आ रहा था। वो अपनी चोट देखकर पहली बार मुस्कुरा उठी। वो तुरंत संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे पैर पर चोट लगी है तो शायद ये खून इस चोट का है। जब मैं ऑफिस से आई थी तो वॉशरूम की तरफ जाते हुए मुझे चोट लग गई थी। संतोष जी उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो कह रही है वो सच है भी या नहीं। विनी तो अभी भी संतुष्ट नहीं थी, उसे और ड्रामा चाहिए था। लेकिन संतोष जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तो तेरे चोट लगी है तो इसमें मैं क्या करूं। अब क्या मैं भूखी बैठी रहूंगी। जहाँ चाय का मूड तो तूने खराब कर दिया। अब जाकर खाने की तैयारी कर ले, या फिर हमें भूखा मारने का इरादा है। सृष्टि तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अभी अभी आपके लिए खाना बना रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी सारा खाना तैयार कर दूँगी। ये बोलकर वो तुरंत किचन की तरफ चली गई। बिन्नी संतोष जी के पास आई और बोली, आपको सच में लगता है कि ये जो बोल रही है वो सच है। मुझे तो आजकल इस पर शक हो रहा है। ये बहुत बेहुदा हरकतें कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। संतोष जी किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, अगर इसने ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश की ना तो मैं तो बेशक से कुछ ना करूं लेकिन मानो इसकी जान ले लेगा। वहीं किचन में आते ही पहले सृष्टि ने दो चार लंबी लंबी सांसें ली। फिलहाल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से बच गई हो, पर अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। अभी जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया था वो कोई पहली बार नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार तकलीफ पिछली बार से भी ज़्यादा होती थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूमने लगा। उसका गुस्सा एक बार फिर से याद करते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संभाले तो संभाले किसे, प्रलय को या फिर संतोष जी और बिन्नी को। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से खाना बनाने में जुट गई। उसने राघव जी, संतोष जी और बिन्नी के लिए खाना बनाया और उन्हें खाना खिलाने के बाद बाकी सब काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया तो सोच रही थी कि शायद प्रलय उसके फ़ोन पर लगातार फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसके फ़ोन पर ना ही कोई मैसेज था और ना ही प्रलय का कोई कॉल। वो थोड़ी हैरान भी हो रही थी और उसे प्रलय को लेकर बेचैनी भी हो रही थी। लगातार उसका हाथ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था जिसमें से खून बह रहा था। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं मिस्टर राणा का हाथ कैसा होगा, उन्होंने हाथ पर मरहम पट्टी तो करवा ली होगी ना, फ़ोन करके पूछूं क्या। ये बोलते हुए अचानक से उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये सोचते हुए वो असमंजस में अपने फ़ोन की तरफ ही देख रही थी कि एक गहरी सांस लेकर उसने अपने फ़ोन से प्रलय को कॉल किया। सामने से प्रलय ने कॉल रिसीव नहीं किया। सृष्टि के चेहरे पर हैरत भरे एक्सप्रेशन आ गए। जिस तरह से प्रलय उसके साथ बर्ताव कर रहा था, उसे तो लग रहा था जैसे उसके फ़ोन करते ही प्रलय सामने से कॉल रिसीव कर लेगा, लेकिन यहाँ तो प्रलय ने पूरी बेल जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब सृष्टि की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा सामने रखे अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, उसे पता चल रहा था कि सृष्टि का फ़ोन आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। पसीना उसकी गर्दन और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, हालांकि कार में एसी चल रहा था। एक बार फिर से जब उसके फ़ोन पर सृष्टि का फ़ोन आने लगा तो उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इस बार भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इधर सृष्टि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एक दो बार और प्रलय को कॉल किया, लेकिन प्रलय ने कॉल रिसीव नहीं किया। पता नहीं क्यों, पर प्रलय के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ रही थी। दिल को उसकी फिक्र हो रही थी तो सांस खुद ब खुद गहरी होती जा रही थी। पर जब आखिर प्रलय ने उसका कॉल उठाया ही नहीं तो उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और मुंह बनाते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर राणा आपके इरादे क्या हैं, इसलिए तो शायद अब आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप मेरा फ़ोन उठाएं। आपकी वो बातें ही सब झूठी है। पता नहीं क्यों मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, जबकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मानव की पत्नी हूँ और इसके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखना भी मेरे लिए गुनाह है। अब आपको ना ही कोई कॉल करूँगी और ना ही कभी आपसे बात करूँगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह गए। वो खुद नहीं जानती थी वो क्यों रो रही है, लेकिन बस उसे रोना आ रहा था। तभी बालकनी के तरफ से ठंडी ठंडी हवा आने लगी। सृष्टि, जो खुद को किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रही थी, वो एक बार फिर से बेचैन हो उठी। वो तुरंत बेड पर उठकर बैठी और बालकनी की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे बालकनी से कोई अंदर आया हो। हालांकि डिम लाइट जल रही थी जिससे बालकनी से अगर कोई अंदर आता तो उसे साफ साफ दिखाई देता, लेकिन वहां से कोई अंदर आया ही नहीं। पर अचानक से उसे अपने बेड पर हलचल सी महसूस हुई। उसने तुरंत पलटकर बेड की तरफ देखा तो बेड के एज से प्रलय पीठ लगाकर बैठा था। उसे देखते ही सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई और सांस हलक में अटक गई। उसका गला एकदम सूख चुका था। प्रलय ने कुछ देर यूं ही उसे देखा और फिर नीचे की तरफ झुककर उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। यूं किसी पराये मर्द का आकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर वो प्रलय को खुद से अलग कर ही नहीं पा रही थी। वहीं प्रलय एकदम खामोश था, लेकिन अब उसने हल्के से करवट ली और अपना चेहरा सृष्टि के पेट से लगा दिया और अपनी बाहें सृष्टि की पीठ पर लपेट दी। सृष्टि का दिल धक सा रह गया, पलकें फड़फड़ाने लगी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने प्रलय के चेहरे की तरफ देखा। बस उसके चेहरे का कुछ ही हिस्सा सृष्टि को दिखाई दे रहा था। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि जो उसे महसूस हो रहा है, जो वो अपनी आंखों से देख रही है, वो कोई ख्वाब है या हकीकत। तभी प्रलय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को अपने सिर पर रख कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर अपने बालों पर चलाने लगा। सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने अपने दूसरे हाथ से उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि एकदम चुप रह गई।
कब उसके दूसरे हाथ से प्रलय की उंगलियां अलग हो गई और वो बस खुद ही प्रलय के बालों को सहलाती रही। उसे पता ही नहीं चला, ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही प्रलय। कमरे में एकदम खामोशी थी, लेकिन दोनों की गहरी गहरी सांसें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। सृष्टि ने कुछ देर बाद अपनी पीठ बेड के टेक से लगा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक उसका दिल बेचैनियों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में जहां आंसू थे वहां पर नींद ने अपनी जगह बनाने लगी और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई थी। वहीं प्रलय की सिर्फ आंखें बंद थी। जब उसने सृष्टि को सोते हुए महसूस किया तो उसकी गोद से उठकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने सृष्टि को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल पागल हुए जा रहा था। जब से वो वर्मा हाउस से गया था तब से उसका दिमाग इतना ज़्यादा गर्म था कि उसका मन कर रहा था कि सब कुछ खत्म कर दे, या अपनी जान दे दे या फिर सृष्टि की जान ले ले। लेकिन वो जानता था कि वो जितना तड़प रहा है उस तड़प को सुकून भी सृष्टि के पास जाकर ही मिलेगा। इसलिए वो फ़ोन पर उससे बात ना करके सीधा वर्मा हाउस ही आ गया था। कुछ देर वो यूं ही सृष्टि को अपनी गोद में लिए हुए बेड पर बैठा रहा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुमने आज वो पुलिस स्टेशन वाली हरकत क्यों की। भले भी उस हरकत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ ज़रूर तुम कुछ ऐसा सोच रही हो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और तुम्हारी परेशानी से परेशान मैं भी हो रहा हूँ। पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें कि कोई आवारा आशिक नहीं हूँ मैं, जो कुछ दिन आशिकी सताऊंगा और फिर यूं ही कहीं गायब हो जाऊंगा। मैं वो आशिक हूँ जो तुम ना मिली तो खुद खत्म हो जाऊंगा, लेकिन खुद खत्म होने से पहले खत्म तुम्हें भी कर जाऊंगा। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़ी ही शिद्दत से उसके हाथों को चूम लिया। सुबह का वक्त सृष्टि की आंखें खुली तो वो हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी, लेकिन अपने बगल में प्रलय को ना देखकर उसने एक राहत की सांस ली। एक ही पल में उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। वो परेशान होते हुए बोली, क्या मैंने कोई सपना देखा या फिर सच में मिस्टर राणा यहाँ पर आए थे। ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। अब तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जहाँ पर 7 बज चुके थे। वो सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज उसे उठने में 7 बज गए। वो परेशान होते हुए बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। मुझे नाश्ता भी बनाना है, सारा काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है। ये बोलते हुए वो तुरंत बेड पर से उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। तकरीबन 8:30 बजे वो किचन में खड़ी थी और अपने लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। तभी बिन्नी वहाँ पर आई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आज मेरे टिफ़िन में 2 लोगों का खाना पैक कर देना। मेरी फ्रेंड खाना नहीं लेकर आएगी, इसलिए मुझे ही उसका खाना लेकर जाना है। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन मैंने तो खाना बना लिया और उतना ही बनाया है जितने चाहिए होता है। विन्नी गुस्से से बोली, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं बिना टिफ़िन के कॉलेज जाऊं? सृष्टि ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो बस 2 लोगों का खाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले संतोष जी किचन के अंदर आते हुए गुस्से से बोली, क्यों री, तू ये चाहती है कि मेरी बेटी भूखी रह जाए और बीमार हो जाए। सृष्टि हैरानी से बोली, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा। विनी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन इरादे तो तुम्हारे यही है ना। चाहती तो तुम यही हो कि मैं खाना ना लेकर जाऊं, ताकि तुम अपने साथ एक्स्ट्रा खाना लेकर जा सको और अपने दोस्तों को खिला सको, और यहाँ बिना खाने की वजह से मैं बीमार हो जाऊं। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सृष्टि विनी की बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। बिना सिर पैर के ऊटपटांग बातें, पता नहीं विनी ये सब क्यों बोल रही थी। वो तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और रही बात खाने की तो आप बेशक से मेरे टिफ़िन का खाना ले जाइए। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है और मुझे ऑफिस जाना था। संतोष जी तुरंत बोले, हाँ हाँ जाना। तू तो यही चाहती हो कि तुम्हारी कमाई से ही हमारा घर चलता है, लेकिन शायद तू ये भूल गई कि आज जो तेरा बाप जिंदा है ना, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि मेरे मानव ने तेरे बाप का इलाज कराया, उसे पैसे दिए, वरना वो कब का मर चुका होता। संतोष जी की बातें सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। सिर्फ एक टिफ़िन खाने की वजह से उसे कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने बिन्नी को मना किया। उसने तुरंत अपने टिफ़िन को खोला,
और उसमें से 2 पराठे निकाल कर विनी के टिफ़िन में डाल दिए और दही और सब्ज़ी भी पूरी की पूरी विनी के टिफ़िन में भर दी। अपने लिए उसने सिर्फ एक केचप का पाउच रखा और एक पराठा। वो विनी का टिफ़िन उठाकर विनी को देते हुए बोली, मैंने इसमें 2 लोगों के लिए खाना डाल दिया है। विनी, अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? विनी ने मुँह बनाते हुए टिफ़िन लिया और बोली, यहाँ पर तो खाना भी मांग कर लेना पड़ता है, पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा मेरा। ये बोलकर बिन्नी वहाँ से चली गई। संतोष जी गुस्से से बिन्नी की तरफ देखते हुए बोले, जब देखो घर में लड़ाइयाँ करवाती रहती है, क्या हो जाता अगर पहले ही उसे अच्छे से खाना पैक करके दे देती। लेकिन नहीं, तुझे तो तमाशा करना ही होता है। आने दे एक बार मानव को, बताऊंगी उसे सब कुछ कि उसके पीछे क्या क्या हरकतें कर रही है तू, कैसे हम लोगों का जीना हराम कर रखा है तूने। ये बोलकर संतोष जी भी वहाँ से चली गईं और सृष्टि वहाँ पर खड़ी कुछ सवालों का जवाब खुद से ही पूछ रही थी कि उसने तमाशा क्या किया, उसने कब किसी की ज़िंदगी हराम की, उसने कौन सी लड़ाई करवाई और पूरा दिन मेहनत से काम करके भी महीने भर की सैलरी में से कब उसने अपने लिए 100 रुपये की चीज़ भी खरीदी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त एक लग्जीरियस होटल में डाइनिंग हॉल में बैठा था, जहां पर उसके सामने ही कुसुम जी बैठी थी, जो अपने सामने रखे हुए ब्रेकफास्ट को देख रही थी। रात को प्रलय उन्हें डिनर डेट पर नहीं लेकर गया तो वो सुबह सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट डेट पर लेकर आया था। कुसुम जी मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, वैसे ये बता कि मुझे तो तूने खाना खिला दिया, तूने कुछ क्यों नहीं खाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब माँ के साथ छोड़कर किसी और के साथ खाना पीना होने लगा है तेरा? उनका सवाल सुनकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उसकी मुस्कुराहट देखकर कुसुम जी समझ रही थी कि उनका शक बिल्कुल सही है। पर फिर प्रलय की पिछली बातों को सोचते हुए उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पूछिए। कुसुम जी उसे थोड़ी और सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, क्या जिससे तुम प्यार करते हो वो भी तुम्हें प्यार करती है? उनके सवाल से प्रलय के चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। वो कुछ पल यूं ही शांत रहा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, अब चलें? कुसुम जी उसके एक्सप्रेशन देख रही थी। उसका ये चुप रहना उन्हें असमंजस में डाल रहा था, लेकिन जब प्रलय उन्हें जवाब नहीं देना चाहता था तो वो भी उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद प्रलय की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। कुसुम जी गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ चली गई। प्रलय ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने पूरे रास्ते कुसुम जी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में कुसुम जी का सवाल चल रहा था। वो हल्के डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे नहीं पता वो मुझे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मेरी जिद है कि उसे मुझसे प्यार करना ही होगा। वो जुनून है मेरा और उसे हासिल करना मेरी जिद, तो उसे मेरा बनना ही होगा। राणा इंडस्ट्रीज। सृष्टि अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। वो हैरान थी इस बात से कि अभी तक प्रलय ने आकर उसे परेशान नहीं किया। दोपहर के 2 बजने वाले थे। 2 बजते हुए देख उसका चेहरा मायूस हो रहा था, क्योंकि 2 बजे लंच का टाइम होने वाला था, लेकिन जो वो अपने टिफ़िन में लेकर आई थी उसका मन लंच करने का नहीं कर रहा था। तभी पूरे 2 बजे और उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर रागिनी होगी ये सोचकर उसने दरवाजे की तरफ अपनी नज़रें उठाई, लेकिन वहाँ पर प्रलय को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रलय उसके पास आया और उसके सामने टेबल पर बैठ गया तो सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। लेकिन अगले ही पल वो होश में आई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? ये तो लंच टाइम है ना, आप लंच टाइम में यहाँ पर? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पास लंच करने के लिए ही आया हूँ। मैं भी तो देखूँ मेरी होने वाली बीबी कैसा खाना बनाती है। उसकी बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर से उसकी तरफ देखती ही रह गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।